हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ धीरज गुप्ता इन फ्रंट ऑफ यू एंड मैं आज आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि दोस्तों मैंने इतने दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना सका। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ के कुछ पर्सनल इशू होने के कारण मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना सका। सो दोस्तों, आज के ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग वर्ब के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज़ वर्ब, टाइप्स ऑफ द वर्ब विथ एग्जाम्पल के जरिए हम इसे वर्ब के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। यस फ्रेंड्स, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि टेंस के डीपली कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशंस को जान लेना काफ़ी आवश्यक होगा। सो दोस्तों, वर्ब दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथे नंबर पे आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों चौथे नंबर पे वर्ब का प्लेस होता है। वर्ब को जान लेना काफ़ी आवश्यक होगा। सो दोस्तों, विदाउट डूइंग डिले लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, वर्ब को दोस्तों हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों, वर्ब के डिफिनेशंस को इंग्लिश में भी पहले हम लोग समझ लेते हैं। दैट वर्ड विच रेफर्स टू द डूइंग और हैपनिंग्स ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड द वर्ब। तो दोस्तों, माय सेकेंड क्वेश्चन इज वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ब। जी हाँ दोस्तों, वर्ब के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक दोस्तों मेन वर्ब, दूसरा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को दोस्तों हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को दोस्तों हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। दोस्तों, मेन वर्ब को और एक नाम से जाना जाता है जिसे दोस्तों प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को भी एक और नाम से जाना जाता है, उसे दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आइए दोस्तों, मेन वर्ब के कॉन्सेप्ट्स को पहले हम डीपली क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेन वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया। वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य अर्थ को व्यक्त करता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। आइए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मेन वर्ब के अंतर्गत क्या एग्जाम्पल्स, क्या उदाहरण आते हैं। ईट मतलब दोस्तों खाना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, ड्रिंक मीन्स पीना, डाई मीन्स मरना, लाइव मीन्स रहना, प्ले मीन्स खेलना, etc। दोस्तों ये सभी दोस्तों मेन वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे तो दोस्तों मेन वर्ब्स काफ़ी मेन वर्ब्स हैं, मैं उन सभी मेन वर्ब को भी आपको बता दूंगा। आइए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं इसे भी हम पहले समझ लेते हैं। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होता है उसे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आइए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जाम्पल्स को भी एक बार देख लेते हैं। is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, can, could, would, may, might, must, dare, need, used to, ought to, etc। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल हैं। जी दोस्तों, अभी दोस्तों हम इस कॉन्सेप्ट्स को कुछ एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आइए अब कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, मेन वर्ब कौन सा होता है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी ही कुछ सेंटेंस बोर्ड के ऊपर लिख लिया है। सो दोस्तों माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज दोस्तों वह स्कूल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वह स्कूल जा रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ही इज गोइंग टू स्कूल। यस फ्रेंड्स, ही इज गोइंग टू स्कूल इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम कैसे जानेंगे कि इस सेंटेंस के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। सो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत या किसी भी वाक्य के अंतर्गत कुछ ना कुछ काम होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था। और वह काम दोस्तों किसी न किसी व्यक्ति के जरिए
होता है या किसी न किसी के जरिए दोस्तों कुछ न कुछ काम होता है। सो दोस्तों वह स्कूल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ स्कूल जाने का काम हो रहा है। किसके द्वारा स्कूल जाने का काम हो रहा है दोस्तों? वह जो है उसके द्वारा स्कूल जाने का काम हो रहा है। सो दोस्तों वह हमारा दोस्तों क्या हो गया? वह हमारा दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, अर्थात हिंदी में दोस्तों इसे हम कर्ता कहते हैं। या तो दोस्तों आप मोटे तौर पर इस तरह से भी समझ सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत दोस्तों जो फर्स्ट लेटर जो होता है दोस्तों वह हमारा क्या होता है? वह हमारा दोस्तों सब्जेक्ट होता है। सो दोस्तों वह जिसको दोस्तों इंग्लिश में ही कहते हैं वह दोस्तों हमारा यहाँ क्या है? यह हमारा दोस्तों यहाँ वह हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। और दोस्तों इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या काम किया जा रहा है दोस्तों? जाने का काम किया जा रहा है। तो सो दोस्तों जाना जो कि इंग्लिश में गो होता है वह हमारा क्या हो गया? वह हमारा मेन वर्ब हो गया। सो दोस्तों वह कहाँ जा रहा है? वह स्कूल जा रहा है। सो दोस्तों स्कूल क्या हो जाएगा? स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसी भी सेंटेंस का जो दोस्तों लास्ट जो वर्ड होता है वह हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, वही हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। सो दोस्तों यहाँ रहा है दोस्तों, है यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब है। सो दोस्तों जब मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का डिफिनेशंस के अंतर्गत बताया था कि उसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आपने देखे थे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शुड, etc दोस्तों मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताया था। आइए दोस्तों कुछ और एक एग्जाम्पल के जरिए इस कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों माय सेकेंड एग्जाम्पल इज राम आम नहीं खाता है। जी हाँ दोस्तों, राम आम नहीं खाता है। इसका दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेशन राम डज नॉट ईट अ मैंगो होता है। तो दोस्तों कैसे हम जानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? सो दोस्तों मेरा फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड, किसी भी सेंटेंस का जो दोस्तों फर्स्ट वर्ड होता है दोस्तों वह हमारा क्या होता है? वह हमारा सब्जेक्ट होता है। सो दोस्तों राम आम नहीं खाता है। सो दोस्तों राम हमारा क्या हो गया? राम हमारा दोस्तों सब्जेक्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, और इस तरह राम हमारा दोस्तों सब्जेक्ट हो गया। और इस वाक्य के अंतर्गत दोस्तों राम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? इस वाक्य के अंतर्गत दोस्तों राम के द्वारा दोस्तों खाने का काम किया जा रहा है। सो दोस्तों खाना हमारा क्या हो गया? खाना को दोस्तों इंग्लिश में ईट कहते हैं, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। राम क्या नहीं खाता है दोस्तों? राम आम नहीं खाता है। सो दोस्तों ये आम जो है ना दोस्तों, आम हमारा क्या हो गया? हमारा यहाँ पे आम ऑब्जेक्ट के रूप हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया आम। सो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी सेंटेंस का जो दोस्तों लास्ट वर्ड होता है दोस्तों वह हमारा क्या होता है? वह हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो दोस्तों ता है, यहाँ पे हमारा क्या है? यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि डज के रूप में इंग्लिश में आता है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सो दोस्तों यस फ्रेंड, जैसा कि हमने वर्ब के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दोस्तों व्हाट इज़ वर्ब, टाइप्स ऑफ द वर्ब में दोस्तों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम पहले ही समझ चुके हैं। सो दोस्तों अब हम मेन वर्ब के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों मेन वर्ब, व्हाट इज़ मेन वर्ब और उसके एग्जाम्पल को ऑलरेडी हम पहले ही समझ चुके हैं। सो दोस्तों अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मेन वर्ब। जी हाँ दोस्तों, मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ दोस्तों, मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को दोस्तों हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को दोस्तों हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया के डिफिनेशंस को हिंदी में पहले हम समझ लेते हैं। वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट लेती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट
लेती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब के डिफिनेशंस को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। दैट मेन वर्ब विच टेक वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत दोस्तों हमें एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैं आप लोगों को एक कलम देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कलम देता हूँ, मेरा पहला एग्जाम्पल है। सो दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है आई गिव यू अ पेन। जी हाँ दोस्तों, आई गिव यू अ पेन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। सो दोस्तों इस सेंटेंस के अंतर्गत, इस एग्जाम्पल के अंतर्गत हम कैसे जानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। सो दोस्तों जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत दोस्तों कुछ न कुछ काम होता है और वह काम किसी न किसी के जरिए किया जाता है। सो दोस्तों इस वाक्य के अंतर्गत मैं आपको एक कलम देता हूँ, जी हाँ दोस्तों, इसमें मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है दोस्तों, देने का काम किया जा रहा है। क्या देने का काम किया जा रहा है दोस्तों, कलम देने का काम किया जा रहा है। कलम किसको देने का काम किया जा रहा है दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों कलम देने का काम किया जा रहा है। सो दोस्तों मैं यहाँ सब्जेक्ट हो गया, जो दोस्तों इस सेंटेंस के अंतर्गत काम किया जा रहा है, देने का काम किया जा रहा है। सो देना दोस्तों हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, दैट मीन्स दोस्तों मेन वर्ब हो गया। क्या देने का काम हो रहा है दोस्तों, कलम देने का काम हो रहा है। सो दोस्तों कलम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसको कलम दे रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को कलम दे रहे हैं। सो दोस्तों आप लोग भी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप रेड कलर के सर्कल के अंतर्गत आप लोगों को और कलम को देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों जैसा कि हमने अभी जाना कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए और एक एग्जाम्पल इस तरह से होता, राम बगीचे में घूम रहा है। सो दोस्तों राम बगीचे में घूम रहा है कहने का मतलब है इस सेंटेंस के अंतर्गत दोस्तों राम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, राम के द्वारा दोस्तों बगीचे में घूमने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों राम हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या काम किया जा रहा है दोस्तों, घूमने का काम किया जा रहा है। तो घूमना हमारा क्या हो जाएगा, घूमना हमारा दोस्तों, घूमना हमारा जो है दोस्तों मेन वर्ब हो जाएगा। कहाँ घूमने का काम किया जा रहा है दोस्तों, बगीचे में घूमने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों बगीचा हमारा क्या हो जाएगा, बगीचा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब मिला के दोस्तों एक बात जान लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और होते भी हैं। आइए दोस्तों अब हम इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, आइए दोस्तों उसे पहले जान लेते हैं। वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत ऑब्जेक्ट होते थे, परंतु इनट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है। आइए दोस्तों इनट्रांजिटिव वर्ब के डिफिनेशंस को इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। दैट मेन वर्ब विच डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इनट्रांजिटिव वर्ब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इनट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आइए दोस्तों इसे एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं हंसता हूँ, इसका दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है आई लाफ। जी हाँ दोस्तों, आई लाफ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। सो दोस्तों मैं हंसता हूँ इस सेंटेंस के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि कहीं भी दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं हंसता हूँ, सो दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ क्या काम किया जा रहा है, इस सेंटेंस के अंतर्गत दोस्तों मेरे द्वारा दोस्तों हंसने का काम किया जा रहा है। सो दोस्तों
जो काम जो दोस्तों किया जाता है वो तो आप जान ही रहे हैं कि दोस्तों वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मेन वर्ब होता है। और किसके द्वारा हंसने का काम किया जा रहा है दोस्तों, मेरे द्वारा हंसने का काम किया जा रहा है। सो मैं क्या हुआ दोस्तों, मैं यहाँ सब्जेक्ट हुआ, हंसना हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब या मेन वर्ब हुआ। और हूँ दोस्तों जो होता है, जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था, किसी भी सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है दोस्तों, किसी भी सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। आइए दोस्तों और एक एग्जांपल के जरिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तुम जाते हो, जी हाँ दोस्तों, ये मेरा सेकेंड एग्जांपल है। तुम जाते हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है यू गो। जी हाँ दोस्तों, यू गो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंतर्गत सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तुम जाते हो इस सेंटेंस के अंतर्गत दोस्तों आप ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों तुम जाते हो इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या काम किया जा रहा है दोस्तों, जाने का काम किया जा रहा है। किसके द्वारा जाने का काम किया जा रहा है, तुम के द्वारा दोस्तों जाने का काम किया जा रहा है। सो कर्ता कौन हुआ दोस्तों, सब्जेक्ट कौन हुआ, तुम हमारा सब्जेक्ट हुआ और जाना हमारा दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब या मेन वर्ब हुआ। और जैसा कि हो है दोस्तों वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में अभी हमने वर्ब के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश किए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी हमने वर्ब के अंतर्गत मेन वर्ब के कॉन्सेप्ट्स को समझे, सो अब हम वर्ब के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को दोस्तों हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं और इसे और एक नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे और एक नाम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत दोस्तों कुल टोटल 28 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। सो दोस्तों आइए उन टोटल 28 हेल्पिंग वर्ब्स को पहले एक बार हम देख लेते हैं। सो दोस्तों बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, dare, need। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे इंग्लिश में कुल 28 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही हेल्पिंग वर्ब्स के डिफिनेशंस को समझ चुके हैं, सो दोस्तों अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स के टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स जो होता है सहायक क्रिया 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड नंबर पे दोस्तों मॉडल हेल्पिंग वर्ब एंड द थर्ड नंबर पे दोस्तों मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। आइए दोस्तों एक एक कर सभी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो आता है दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। आइए दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के डिफिनेशंस को पहले हम देख लेते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स उस हेल्पिंग वर्ब्स को कहते हैं जो दूसरे वर्ब के साथ मिलकर टेंस या पैसिव फॉर्म्स इत्यादि बनाने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का डिफिनेशंस हुआ। सो दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत भी दोस्तों इसके 3 फॉर्म होते हैं। एक दोस्तों वर्ब टू बी, दूसरा दोस्तों वर्ब टू डू, तीसरा नंबर दोस्तों वर्ब टू हैव। आइए दोस्तों एक एक कर इसे भी देखते हैं कि वर्ब टू बी के अंतर्गत दोस्तों कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब टू डू के अंतर्गत दोस्तों कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब टू हैव के अंतर्गत कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। सो दोस्तों वर्ब टू बी के अंतर्गत एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, विन, विल बी इत्यादि दोस्तों वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों वर्ब टू डू के अंतर्गत कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं।
तो दोस्तों डू, डज, डिड, विल डू इत्यादि दोस्तों वर्ब टू डू के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अब थर्ड नंबर पे जो दोस्तों फॉर्म आता है वर्ब टू हैव के अंतर्गत दोस्तों हैव, हैज, हैड, हैविंग, विल हैव इत्यादि दोस्तों वर्ब टू हैव के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आइए अब सेकेंड नंबर के टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत 3 टाइप्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के 3 प्रकार होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स एंड द मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स। आइए दोस्तों अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहले हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के डिफिनेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन वर्ब के साथ किया जाता है और ये वर्ब के मूड अर्थात अवस्था या भाव को व्यक्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत कौन से वर्ब्स आते हैं। तो दोस्तों कैन, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू इत्यादि दोस्तों मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आइए थर्ड नंबर के टाइप को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों थर्ड नंबर का टाइप जो होता है दोस्तों मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स का तीसरा नंबर का प्रकार होता है। सो दोस्तों इसके अंतर्गत यूज टू, डेयर, नीड इत्यादि दोस्तों आते हैं और ये दोस्तों वर्ब के तरह मेन वर्ब के तरह ही इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूज टू, डेयर और नीड का दोस्तों प्रयोग मेन वर्ब की तरह ही किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने वर्ब के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों आई होप कि मेरे द्वारा जो दोस्तों वर्ब का जो दोस्तों कॉन्सेप्ट्स आपको समझाया गया, बताया गया, आई होप कि दोस्तों आपको वो समझ में आया हो। तो दोस्तों जिन भी व्यूअर्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इस तरह के धमाकेदार वीडियो आप तक लाऊं उसका नोटिफिकेशन दोस्तों शॉर्टली आप तक मिल सके। सो दोस्तों थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, जय हिंद। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ